एक गांव में जीवन अपनी बेटी भवानी के साथ रहता था। कुछ समय पहले ही भवानी की माँ की मृत्यु हो गई थी और जीवन ने कीर्ति नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। कीर्ति भवानी से कोई वास्ता नहीं रखती थी और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी और घर का कामकाज देखती थी। शायद ही कभी वो भवानी से बात किया करती और जब भी भवानी उसके करीब आने की कोशिश करती तो वो टाल दे। एक दिन जब भवानी स्कूल जा रही थी, माँ मैं स्कूल जा रही हूँ, कीर्ति ने जवाब नहीं दिया और वो अपनी ही दुनिया में खोई रही। भवानी को बड़ा बुरा लगा। भवानी स्कूल जाते समय सोचने लगी, मैं अपनी नई माँ को समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं उनके करीब जाना चाहती हूँ लेकिन वो तो कोई जवाब ही नहीं देती। मैं रोज उनसे बात करती हूँ लेकिन वो सुनती ही नहीं। उनके ऐसे बात न करने से मुझे बहुत अकेलापन लगता है। क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? हे भगवान, मेरी माँ को मुझसे बात करने को कहो ना। यही सोचते सोचते भवानी स्कूल पहुँच गई। कुछ समय बाद कीर्ति गर्भवती हुई। वो बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ही दिनों में मुझे एक बेटा या बेटी मिलेगी। मुझे अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखना होगा। भवानी बाहर खेलने जा रही थी। माँ, मैं खेलने के लिए बाहर जा रही हूँ। अब तो कीर्ति भवानी से नफरत ही करने लगी थी। जब भवानी मुझे माँ बुलाती है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा ही मुझे माँ कहे। मैं उसकी अपनी माँ तो हूँ नहीं। मुझे उसे कहना होगा कि वो मुझे माँ बुलाना बंद करे। अगले दिन सुबह कीर्ति ने अपने लिए नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। भवानी स्कूल के लिए तैयार होकर रसोई में अपना लंच बॉक्स लेने के लिए गई, लेकिन उसे वहाँ लंच बॉक्स नहीं मिला। आज लंच बॉक्स तैयार नहीं है, माँ से पूछना चाहिए, शायद कहीं और रख दिया। ये सोचकर वो कीर्ति के पास गई। माँ, आपने मेरा लंच नहीं बनाया। आज मेरा लंच बॉक्स तैयार नहीं है। ये सुन कीर्ति नाराज हो गई। अरे तू इधर आना जरा। तुझे किसने कहा कि मुझे माँ बोल? मुझे माँ मत बुलाया कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भवानी सहम गई और समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। क्यों माँ, आप मेरी माँ जैसी ही तो हो। उसे फिर से माँ बुलाने पर कीर्ति और भी गुस्से में आ गई और उसने भवानी को डंडे से बुरी तरह पीट दिया। भवानी पिटाई सहन नहीं कर सकी। मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है माँ, मुझे मत मारो। कीर्ति ने उसे मारना बंद कर दिया। सुन, मैं तेरी माँ कभी नहीं बनूंगी और तू मेरी बेटी नहीं बन सकती। मेरे अपने बच्चे ही मुझे माँ बुलाएंगे। आज से घर के सारे काम तू करेगी। अगर तूने मुझे कुछ भी करने के लिए कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना इस बात को। ये सब होने के बाद भवानी रोते हुए स्कूल चली गई। उसने स्कूल में कुछ नहीं खाया और शाम को घर लौट आई। फिर उसने घर का सारा काम किया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन कीर्ति ने जैसे ही भवानी का बनाया हुआ उपमा चखा तुरंत थूक दिया। फिर उसने वो उपमा भवानी के चेहरे पर फेंक दिया। गरम उपमा चेहरे पर पड़ते ही वो जोर जोर से रोने लगी। बड़ी कठोरता से कीर्ति बोली, क्या कोई इसे उपमा कहेगा? जानवर भी नहीं खाएगा इसे। ये भी तेरी शक्ल की तरह बेकार था। अगर अगली बार तूने ऐसा उपमा बनाया तो खाल खींच लूंगी तेरी। समझ आ गई? आंटी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए अच्छा नहीं बना था। अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो मैं रोज तेरी पिटाई लगाऊंगी, फिर तू अपने आप सब सीख जाएगी। कीर्ति वहां से चली गई। भवानी ने रोते हुए अपना लंच बॉक्स उठाया और स्कूल के लिए निकल गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कीर्ति भवानी के साथ ज्यादा से ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगी। कुछ महीनों के बाद कीर्ति के प्रसव का समय आने वाला था, तो उसने एक दिन डॉक्टर के पास जाने की सोची।
सुन, आज स्कूल मत जा, मेरे साथ अस्पताल चल, वहां मुझसे दौड़ भाग नहीं हो पाएगी। कीर्ति भवानी को अपने साथ अस्पताल ले गई। अस्पताल में भीड़ के कारण उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कीर्ति कुछ देर तो खड़ी रही, फिर उसे अपने पैरों में दर्द हुआ। अरे भवानी, मैं और ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती, तो कुछ देर के लिए झुक जा, मैं तुझ पर बैठूंगी। भवानी को झुकने के लिए कहकर कीर्ति उस पर सहारा लेकर बैठ गई। आसपास के लोगों को यह देखकर बहुत अजीब लगा। भवानी कीर्ति के वजन को सहन नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वहां एक महिला आई। अरे बहन जी, ये क्या है? आप एक छोटी सी बच्ची पर पूरा वजन डालकर बैठी हो। देखो उसे कितनी परेशानी हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया, आपको बड़ा दर्द हो रहा है। वो तो कुछ नहीं कह रही। अच्छा होगा आप अपने काम से काम रखें। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी हालत नहीं देख रही? कीर्ति ने बड़े रूखेपन से जवाब दिया। जैसे ही डॉक्टर ने कीर्ति को बुलाया, वो उठकर चली गई, लेकिन भवानी से उठा ही नहीं गया। डॉक्टर के चेकअप के बाद दोनों घर चली गईं। कुछ दिनों के बाद एक दिन कीर्ति सब्जी खरीद रही थी। तभी सामने वाले घर में रहने वाली औरत ने उससे पूछा, कीर्ति, तुम रोज उस बच्ची को क्यों पीटती हो? वो एक बिन माँ की बच्ची है, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ, तुमसे किसने कहा कि मैं रोज भवानी को पीटती रहती हूँ? किसी ने बताया मुझे, वो एक छोटी बच्ची है और मैंने भी देखा था कि तुमने अस्पताल में क्या किया था। ये सब बहुत गलत है। अपने काम से काम रखा करो जी, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना बंद करो। सब्जी खरीदकर कीर्ति घर वापस आ गई। इस लड़की ने दूसरों से मेरी शिकायत की और सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। फिर वो सीधा भवानी के पास गई, जो किचन साफ कर रही थी। अरे सुन, क्या तू सबसे मेरी शिकायत करती फिरती है कि मैंने तेरी जिंदगी नरक बना दी? नहीं आंटी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। तू इस तरह से सच नहीं उगलेगी जब तक तुझे एक दो डंडे ना पड़े। कीर्ति गुस्से से भवानी को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन गीले फर्श पर फिसलकर नीचे गिर गई। दर्द होने और अपने बच्चे के बारे में सोचकर कीर्ति जोर जोर से रोने लगी। भवानी ने कीर्ति को तुरंत अस्पताल ले जाने की सोची। वो तुरंत कंप्यूटर सिस्टम के सामने रखी व्हील चेयर लेकर आई और कीर्ति को उस पर बैठने में मदद की। आंटी, कुर्सी को मजबूती से पकड़ कर रखो, हम अस्पताल जाएंगे। व्हील चेयर को धक्का देकर भवानी कीर्ति को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने तुरंत कीर्ति का ऑपरेशन किया और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया। आपकी बेटी ने बहुत अच्छा किया कि किसी की मदद का इंतजार नहीं किया और सीधा समय पर आपको अस्पताल ले आए, तभी आप दोनों बच पाए। ये सुनकर कीर्ति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो सोचने लगी, अगर भवानी ने मेरे बुरे व्यवहार का मुझसे बदला लिया होता तो मैं और मेरा बच्चा दोनों आज मर जाते। उसने भवानी को अपने पास बुलाया। भवानी, मैंने कभी तुझे अपनी बेटी की तरह नहीं माना और बहुत बहुत परेशान किया। क्या तुम मुझ पर नाराज नहीं? आपने मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं माना आंटी, लेकिन मैंने तो आपको अपनी माँ ही माना है। ओ भवानी बेटी, मैं तेरे प्यार को समझ नहीं पाई और तुझे बहुत परेशान किया। मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी बेटी है और मुझे माँ कहकर बुलाना। अब भवानी कीर्ति को माँ बुलाने लगी। कीर्ति भी भवानी का अच्छे से ख्याल रखने लगी। उस भले दिल की बच्ची को माँ का प्यार अंततः। राजू और नीरजा कमलापुर में रहते थे और शादी के 1 साल के अंदर ही उनको जुड़वा बच्चियों का आशीर्वाद मिल गया था। उन्होंने सावली त्वचा वाली का नाम नलिनी और गोरी त्वचा वाली बच्ची का नाम दिव्या रखा था। माँ नीरजा सावली लड़की के बारे में हमेशा सोचती रहती थी, हे भगवान, तुमने मुझे इतनी काली लड़की क्यों दी? मैंने ऐसा क्या गलत किया था? अगर मैं अपनी इस कोयले जैसी लड़की को अपनी जान पहचान के लोगों के पास ले जाऊंगी तो कैसा लगेगा? चंपा बुआ तो पूरे दांत दिखाकर हंसेगी मुझ पर। वो ऐसी सोच में उलझी हुई थी कि उसका पति वहां आया। नीरजा, उदास क्यों लग रही हो तुम?
मेरी चिंता हमारी इस सांवली लड़की को लेकर है। तो क्या हुआ? अगर उसका रंग गहरा है तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। चिंता करना छोड़ दो और हो सकता है अच्छे साबुन का इस्तेमाल करके उसका रंग निखर भी जाए, है ना? फिर नीरजा उसकी त्वचा को गोरा करने के लिए तरह तरह के साबुन और क्रीम लेकर आई। सब कुछ आजमाने के बाद भी उसकी त्वचा के रंग में कोई बदलाव नहीं आया। समय गुजरने के साथ बेटियां बड़ी हो गईं। नलिनी का रंग सांवला होने के कारण नीरजा उसके साथ सौतेली मां सा व्यवहार करती थी। वो दिव्या को ही अपनी बेटी मानती थी। लेकिन राजू दोनों बेटियों को एक समान मानता था। एक दिन की बात है, नीरजा और दिव्या तैयार होकर बाहर आई। नलिनी, तुम घर पर ही रहो, हम लोग काम पूरा करके वापस आएंगे। लेकिन माँ, मैं भी आऊंगी आपके साथ। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम जैसी सांवली लड़की को अपने साथ ले जाऊंगी? अगर मैं सबको बताऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो तो सब हंसेंगे ना। नलिनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर चली गई। क्या इस रंग के साथ पैदा होना मेरी गलती है? माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? वो उदास बैठी थी कि तभी राजू आया। नलिनी, अकेली क्यों बैठी हो? माँ और बहन कहाँ है तुम्हारी? वो दोनों किसी काम से बाहर गई पापा। तो फिर तुम क्यों नहीं गई? नलिनी ने पिता को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आया। कुछ समय बाद नीरजा और दिव्या घर वापस आए। नीरजा, ये सब क्या है? नलिनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या गहरा रंग उसकी गलती है? मैंने कभी नहीं कहा कि इस तरह पैदा होना उसकी गलती है, लेकिन अगर मैं उसे अपने साथ ले जाऊं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं इस सब से बचना चाहती हूँ, कोई दुश्मनी थोड़े ही है। तुम हमारी अपनी बच्ची से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने नीरजा को कड़ी चेतावनी दी और चला गया। कुछ समय गुजर गया। एक दिन जब नलिनी खाना बना रही थी तो उसका हाथ जल गया और वो हिस्सा सफेद हो गया। ये देखकर नीरजा को एक विचार आया। मेरी जली हुई त्वचा सफेद हो गई, तो क्यों ना मैं उसका चेहरा जलाकर उसे भी सफेद कर दूं? ये हो सकता है। साबुन वाबुन सब बेकार, ये काम करेगा उसकी त्वचा पर। बिना कुछ सोचे बड़ी बेरहमी से वो बाहर एक जली हुई छड़ी लेकर आई और नलिनी को जलाने के लिए तैयार हो गई। इधर आओ। हाँ बोलो। तुमने मुझे पिलाया, आज मैं तुम्हारा रंग गोरा कर दूंगी। जरा मेरे करीब आओ। माँ, मैं जलने का दर्द नहीं सह पाऊंगी, मैं ये नहीं करना चाहती। नहीं माँ। देखना, तुम भी मेरी और दिव्या की तरह ही गोरी हो जाओगी। लेकिन जैसे ही वो गर्म छड़ी लेकर नलिनी के चेहरे के पास लाई, राजू वहां आ गया और यहाँ ये क्या हो रहा है? तुम उसे जलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या किया है उसने? उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा जलाने से त्वचा गोरी हो जाएगी। नीरजा की बेवकूफी भरी बात सुनकर राजू आग बबूला हो गया। क्या तुम बिल्कुल ही पगला गई हो? तुम्हारे सनकीपने से मुझे डर लगने लगा है कि कहीं एक दिन तुम उसे मार ही न डालो। खबरदार, जो ये बेवकूफी की तो मैं तुमको ये आखिरी बार कह रहा हूँ। इस तरह उसे अच्छी तरह डांटकर राजू बाहर चला गया। कुछ समय बीत गया। एक दिन दिव्या अपनी माँ से बोली, माँ, मैं घर पर रहकर बोर हो गई हूँ, चलो चिड़ियाघर वाले पार्क चलते हैं ना? ठीक है, आज नलिनी को भी अपने साथ ले चलेंगे, नहीं तो तुम्हारे पापा फिर से मुझ पर चिल्लाने लगेंगे। वो दोनों बच्चियों को लेकर पार्क के लिए निकल गई। लेकिन जैसे ही वो लोग पार्क पहुंचे, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, तब तक तुम यहाँ एक जगह पर बैठो। उसे वहां बिठाकर वो दोनों मजे से पार्क के चारों ओर घूमे और नलिनी को वहीं भूलकर उसके बिना ही घर वापस आ गए। घर पर ऑफिस से लौटा राजू टीवी देख रहा था। सिर्फ उन दोनों को घर में आता देख
कहाँ गए थे? घर पर कोई था ही नहीं। मैं आज बच्चियों को चिड़ियाघर लेकर गई थी जी। तो नलिनी कहाँ है? अब जाके नीरजा को पार्क में नलिनी को छोड़ आने की याद आई। हे भगवान, मैंने भूल से उसे पार्क में ही छोड़ दिया। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुम चिड़ियाघर के पार्क में एक छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़ आई हो, भुलक्कड़ कहीं की। वे लोग तुरंत पार्क के लिए निकल गए। जब वो पार्क पहुंचे तो नलिनी वहां नहीं थी। वे चारों ओर उसे खोजते रहे, सबसे पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब तुम घर वापस जाओ, क्योंकि दिव्या वहां अकेली है। वो चली गई। फिर राजू ने सबसे पूछताछ की। फिर सोचने लगा, क्या पता नलिनी किसी तरह घर लौट गई हो, और इस उम्मीद में घर वापस लौट गया। क्या आपको हमारी बेटी मिली? मुझे तो लगता है कि नलिनी से छुटकारा पाने के लिए तुमने जानबूझकर उसे कहीं छोड़ दिया है। मुझे डर लग ही रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। माँ के नाम पे धब्बा हो तुम। नहीं नहीं राजू, मैंने उसे जानबूझ के नहीं छोड़ा, बल्कि मैं भूल गई थी कि वो साथ में है। गुस्से में आकर राजू ने नलिनी पर हाथ उठा दिया। तभी एक आदमी के साथ नलिनी ने घर में प्रवेश किया। पापा, माँ को मत मारो। उसका ध्यान आवाज की तरफ गया तो नलिनी वहां खड़ी थी। नलिनी बेटी, तुम कहाँ थी? तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ था ना? आप मेरी चिंता मत करो पापा। जो माँ मुझे कभी बाहर नहीं ले जाती थी, वो मुझे आज चिड़ियाघर के पार्क ले गई। लेकिन अपने आसपास देखकर उन्हें मुझसे फिर से शर्मिंदगी लगी और उन्होंने मुझे एक जगह पर बैठने के लिए कहा। हमेशा की तरह वो मुझे फिर भूल गई और घर वापस आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं रोने लगी तो यह अंकल मुझे अपने घर ले गए और अब यहाँ छोड़ने भी आ गए। मुझे आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी। अगर आप लोगों को उसके गहरे रंग से इतनी परेशानी है तो मैं उसे गोद लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरजा को उस आदमी की बातें सुनकर बहुत शर्म आई। सिर्फ तुम्हारी सांवले रंग की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब से मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी बेटी नलिनी, मुझे माफ कर दो। फिर नीरजा ने नलिनी को गले लगा लिया और तब से गहरे रंग और गोरे रंग का फर्क छोड़कर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ समान व्यवहार करने लगी।